तो पेश है एक नन्हा सा बेचारा सा किस्सा। हुआ यूं कि हमारी दीदी की शादी थी। कर तो हम भी लेते, पर वो बड़ी थी तो पहला मौका उन्हें ही मिला। तो उनके एक तथाकथित देवर भी थे, जैसे सबके होते हैं, जिन्हें पहली नज़र में ही हमसे प्यार हो गया। हमें भी हो सकता था, पर हम उनसे उनका हक नहीं छीनना चाहते थे, वरना जीवन भर लोग कहते हमने लड़कों का हक मारा है। तो शादी की रस्मों के बीच वो हमें ही घूर रहे थे, और अगर आंखों से खाने का रिवाज होता तो शायद खा भी जाते। फिर सिलसिला शुरू हुआ तो वो मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे चूहे के पीछे बिल्ली पड़ती है, और लुक्का छुपी शुरू हुई तो 4 महीने तक चलती रही। 4 महीने बाद दीदी का गोना था और हमने ठान लिया था कि इनसे बदला लेकर रहेंगे। आखिर वो शुभ घड़ी भी आ गई। खाने पीने के बाद सबने चाय की फरमाइश की। चाय बनाने और पिलाने का जिम्मा मेरे हिस्से में था। मन तो हुआ चाय में जहर डालकर दे दूं, पर मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं मारना चाहती थी। हमने दीदी से कहकर उन्हें अंदर बुलाया, और वो तो जैसे इसी इंतज़ार में बैठे थे। देवर ना हुए अकबर हो गए। फिर उनकी खिदमत में हमने पेश की स्पेशल चाय। उन्होंने चाय पी, यूँ मुस्कुराए जैसे अमृत पी लिया हो। हम हैरान की कोई नमक की कड़वी चाय जिसमें 5 से 6 चम्मच नमक हो, पीकर मुस्कुरा कैसे सकता है। खैर अगला वार तैयार था। उन्होंने घर देखने की इच्छा जताई, जिससे हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर जगह घुमाकर हम उन्हें घर के पीछे वाले हिस्से में ले गए, और मौका मिलते ही उन्होंने हमें प्रपोज कर दिया। हम मुस्कुराए जैसे बलि के बकरे को देखकर बलि देने वाला मुस्कुराता है, और प्लान के मुताबिक उसी वक्त कोई उन्हें बुलाने आ गया। उन्होंने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला और हमारी ओर बढ़ाया। हम मासूम बनते हुए उनसे लेने में नानुकुर करने लगे, फिर एहसान करते हुए उसे रख लिया। उन्होंने जाने के लिए कदम बढ़ाया, और हम इसी मौके की ताक में थे। सामने दरवाजे में हमने अपने पैर लगा दिए चुपके से, और धड़ाम चल आ रहे हैं जनाब अर्श से फर्श पर। उनके अर्श से फर्श पर पहुंचते ही हम पीछे के रास्ते से आगे घर में आए और भीड़ में गुम गए, और बेचारे देवर जी दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को समेटते हुए अंदर आई। जिसने देखा वही ओ ये कैसे हुआ कहकर सहानुभूति के साथों सबर निकालने लगा। हम भी भीड़ का हिस्सा बने, दुखी होने का नाटक करने लगे, और मन ही मन हंसे। और करोगे बच्चों इश्क, मज़ा तो आया ही होगा। पर जाने दीदी को कैसे पता चल गया। उन्होंने हमें बुलाया और पूछा ये सब तुमने किया। हम गाय की तरह सीधे चुपचाप खड़े रहे। पर हाय रे मेरी किस्मत, आजकल के ज़माने में चुप्पी को अपराध स्वीकारना समझा जाता है। ये मुझ मासूम को क्या पता। खैर बुरी बात तो ये थी कि दीदी को उसकी बात पर भरोसा था, हमारी नहीं। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, सुना तो था, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। हाय कितनी जल्दी बदल गई मेरी बहन। और हद तो तब हो गई जब कमीने ने, मतलब दीदी के देवर ने, ये कहकर हमारी बेइज्जती कर दी कि अगर मैं पसंद नहीं तो हमें हमारा गिफ्ट वापस कर दीजिए। इतनी बेइज्जती तो हमारी तब भी नहीं होती थी जब चाट वाला हमसे उधारी के पैसे मांगता था, या टिकिया के नाम पर गोलगप्पे वाले के 10 गोलगप्पे हम खा जाते थे, और अगली बार टिकिया मांगते ही वो कहता था नहीं है, ख़त्म हो गया। हमने तुरंत अपनी सखियों को बुलाया और कहा कि लाकर मुंह पर मार दो इसका उपहार और प्यार। पर हमारी एक चतुर सखी ने नैन मटकाए। हम समझ गए दाल काली है। चुपके से निकले और पूछा क्या बात हो गई, क्या देश फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। उन्होंने कहा देश तो नहीं, पर तुम मत हो जाओ इस अर्जाई की गुलाम। हमें तो डर लगता है। क्यों ये जॉर्ज पंचम है क्या? नहीं, पर इसके उपहार को देखो। हमने देखा एक छोटा सा मगर प्यारा सा सोने का लॉकेट और एक छोटी सी नोट थी। हमने मुंह पिचकाया। मांग तो ऐसे रहा है जैसे कोई नूर हीरा दे दिया हो। नोट पड़ा, लिखा था मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया, आप बहुत खूबसूरत हो। मन तो किया भाग के आईना देख आऊं, पर याद आया तुम मत गुलाम हो जाना इस हरजाई की। तो क्या हमें बरगलाना चाहते हैं? कतई नहीं। हम नेता थोड़ी है कि पार्टी बदल दे। सुबह हुई, दीदी की विदाई की घड़ी आ गई। दीदी के देवर अभी सो रहे थे। हम चुपके से रूम में पहुँचे और उनका गिफ्ट और एक नोट जिसमें हमने लिखा था कि हमारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाइए, उनके पास रख के आने लगे। पर कमबख्त टीवी सीरियल की सास की तरह हमेशा हम पर ही नज़र रखता था। तुरंत उठ बैठा और बोला एक कप चाय पिला दीजिए और आदत डाल लीजिए।
अब तो हर सुबह आपकी चाय के साथ ही होगी। हमने जहरीली नज़रों से उन्हें देखा और कहा, नोट पढ़ लेना। उन्होंने कहा, ऐसे ना देखो, हम जा नहीं पाएंगे। कम वक्त आशिकों की यही दिक्कत होती है। महबूबा की इनकार भी उन्हें इकरार लगती है। खैर, दीदी की विदाई हो गई। हम उसे सबक नहीं सिखा पाए। गुस्सा तो खुद पर आ रहा था। पहली बार किसी टास्क में फेल हुए थे। अंदर आई तो गिफ्ट वहीं रूम में था। उसने सिर्फ नोट लिया था और एक और नोट लिखकर छोड़ दिया, उदास मत होना, तुम्हें भी जल्दी ही ले जाऊंगा। दीदी तो ससुराल चली गई। उनके साथ उनका वो नामुराद देवर भी चला गया। बस हमारे सीने में एक खंजर घोंप गया। क्या कहा था, उदास मत होना, जल्दी ही लेने आऊँगा। कमबख्त, जब उसकी याद आती थी खून खोलने लगता था, जैसे हम स्वतंत्रता ग्राम के योद्धा हो और दीदी के देवर लॉर्ड डलोजी हो, जो तड़प नीति के तहत हमें तड़फाना चाहते हो। हमारा शिकार सामने था और हम चूक गए। इतनी बड़ी हार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे अच्छा तो हम हल्दी घाटी की लड़ाई हार जाते। हम ना जी पा रहे थे, ना मर पा रहे थे। बस गुस्से और जलन से हमारा रंग काला होता जा रहा था, ऐसा हमें लगता था। और जाने क्यों हमारी सहेलियों को भी यही लगता था कि हम उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाएंगे। भगवान दोस्त दे, पर जिसे दुश्मन देना हो उसे हमारी सहेलियां दे दे, फिर उन्हें दुश्मन की क्या ज़रूरत। खैर, दिन गुजर रहे थे इसी उम्मीद में कि कुछ तरकीब निकाल ही लेंगे। एक दिन जब जनाब का कॉल आया पापा के फ़ोन पर, तो हमारी भी फ़ोन पर जाता, पर आए कैसे। हमने उन्हें ब्लॉक जो कर रखा था, तो पहले उन्होंने पापा को मक्खन लगाया, फिर माँ को, और माँ ने हमें फ़ोन पकड़ाया। अच्छे से बात करना, जैसे उनको खुद की बेटी पर भरोसा नहीं हो। अब फ़ोन हमारे हाथ में था और हम पापा जी के सामने, तो हम बन गए तहजीब की मूरत। और पहली बार हमने किसी को इज्जत दी, वो भी इतनी ज़्यादा। उन्होंने हमारी इस मजबूरी का बखूबी फ़ायदा उठाया। पेश है हमारी बातचीत के कुछ अंश। हेलो, हमने होले से कहा। हेलो जान, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जानते हुए कि मम्मी पापा के सामने हम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जी नमस्ते, हमने विवाह फिल्म की पूनम की तरह शर्माते हुए कहा। ओहो, क्या बात है, मार डालोगी क्या इतनी इज्जत देकर। उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। जी हमारी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, हमने बात बनाया। छोड़ो यार, क्या पढ़ाई क्या लिखाई, हमने तो जब से तुम्हें देखा है हमारा सब खत्म हो गया। हम तो तुम्हारे पीछे दीवाने हुए पड़े हैं, पृथ्वीराज चौहान की तरह। ना दिन को चैन है, ना रात को सुकून। हर वक्त बस तुम्हारा ही चेहरा नज़रों के सामने घूमता रहता है। इतना तो चकोर भी चांद को ना ताकता होगा जितना हमने तुम्हारी फ़ोटो को निहारा है। उन्होंने आशिक बनते हुए कहा। जी ठीक है, हमें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। हमने फ़ोन रखने का बहाना बनाया। जान, हम तुम्हारे पीछे कॉलेज क्या, जहनुम तक जाएंगे। बस तुम एक बार हाँ कह दो, फिर देखो। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हमारे दिल का भी, जो तुम्हारे पास है। लव यू कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था। इससे अच्छा तो हम खेसारी लाल के गाने सुन लेते। ठीक है। और पापा ने पूछा, क्या कह रहे थे बेटा वो। कुछ नहीं पापा, बस पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे थे। हमने सिर झुकाकर कहा। बड़े नेक दिल है, दामाद जी की तरह ही उनके भाई साहब। तो दामाद बना लो, हमने चिढ़कर कहा। क्या, माँ चौंकी। कुछ नहीं, हमने कहा आपने ठीक कहा, बड़ी संस्कारी है, बाबा राम रहीम की तरह। कुछ भी बक रही हो, पागल हो गई हो क्या। माँ ने आंखें तरेरी। अब तक तो नहीं, जल्दी ही हो जाएगा, हमने पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से निकल गए। अब कुछ तो करना पड़ेगा, हमने सोचा, और बिना हमारी दुष्ट सहेलियों के संभव नहीं था। तो अमीर शाह की सलाह की तरह हमने उनकी सलाह ली और उन्होंने हमें सलाह दिया कि हम 2-4 बॉयफ्रेंड बना लें, ताकि वो मुआ दीदी का देवर हमसे दूर हो जाए। क्या गारंटी है कि वो हमें छोड़ देगा, हमने अविश्वास से कहा, देश की जनता की तरह। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, किसी मंजे हुए नेता की तरह। फिर क्या था, हमने हरी झंडी दी और बहुत सारे मजनू की आशिक की ट्रेन चल पड़ी। हमने उन्हें सेना की तरह ट्रेंड किया और किसी भी कीमत पर हमारा साथ नहीं छोड़ना है। और सामने कोई भी आशिक हो, उसे पाकिस्तान और चीन समझना है। फिर हमें एक दिन माँ ने बताया कि दीदी के घर छठ पूजा है और उसमें हमें बुलाया गया है। वाह, अब तो मज़ा आएगा। हम मन ही मन हंसे। बस एक बार पहुंच जाए दीदी के घर, फिर तो बेटा कोरोना बनकर देवर जी के रग रग में ना फैल गए तो हमारा नाम भी। छोड़िए,
तो जनाब हमने आशिकों की अच्छी खासी फौज तैयार कर ली और मन ही मन खुश होते हुए दीदी के घर छठ पूजा में पहुंच गए। वहां हमारा स्वागत बड़ा ही भव्य हुआ, एकदम शाही अंदाज में, और बहुत ही धूमधाम और श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ अच्छी तरह संपन्न हो गई। अब मेरी घर वापसी की बारी थी। मैं हैरान थी कि जनाब ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। बस पूरे टाइम हमें यूं देखते रहे जैसे चकोर चांद को देखता है। हमने भी सोचा चलो अच्छा है, शायद अक्ल ठिकाने आ गई होगी कि हम उनके बस की बात नहीं है। अब शरीफ तो हम बचपन से हैं, तो जानबूझकर क्यों लड़ते। सो हम भी खुशी खुशी घर लौटने की तैयारी करने लगे। पर ऐन वक्त पर दीदी ने हमें रोक लिया और जिद करने लगी कि आई हो तो 2-4 दिन रहकर ही जाओ, और पापा की अनुमति भी ले ली तो मन मारकर हमें रुकना पड़ा, क्योंकि दीदी के देवर पिछले कई महीनों से हमारे सिर का वो दर्द बने हुए थे जो नवरत्न तेल की चंपी से भी ख़त्म नहीं हो रहा था। और अब उसी सिर दर्द के साथ 2-4 दिन और। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैंने आसमां को यूं देखा जैसे अभी भगवान प्रकट होंगे हमारी मदद को, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा शायद ये ईश्वर की ही मर्जी है, वो भी चाहता है कि मेरा बदला पूरा हो। और मारे खुशी के हमारी आंखें यूं चमकी जैसे अंधेरे में बिल्ली की चमकती है। और आखिरकार वो समय भी आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। अगले दिन दीदी और जीजाजी मार्केट जा रहे थे। उन्होंने हमें हिदायत दी कि हम कुछ घंटों में आ जाएंगे, तुम लोग खाना पीना खा लेना और आराम करना। कसम से उस टाइम एक पल के लिए तो लगा कि दीदी मुझे भूखे शेर के पिंजरे में डालकर जा रही हो। फिर कुछ सोचकर मैं खुश हो गई। थोड़ी देर में मैं किचन में थी। सोचा चाय और कुछ स्नैक्स बना लूं, फिर आराम से टीवी देखूंगी, क्योंकि खाना खाने का मतलब था उनको भी पूछना और मैं खुद से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं किचन में आ गई। अभी चाय चीनी डालकर पलटी ही थी कि उनसे टकरा गई। वो ठीक मेरे पीछे खड़े थे। ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने उन्हें घूरा। मोहतरमा, ये तो प्यार है, बदतमीज़ी नहीं, उन्होंने हमारी आंखों में आंखें डालकर कहा और हमारे बीच करीब आते हुए बोले। हर बार नज़रें क्यों तेरी ओर मुड़ जाती है, अनजानी राहें क्यों तुमसे ही जुड़ जाती है। कुछ तो अलग सा है, राब्ता तेरे मेरे दरमियान की ख्वाब आंखें देखती है और नींद मेरी उड़ जाती है। यहाँ कोई टीवी सीरियल का सीन नहीं चल रहा है, समझे आप। दूर रहिए हमसे। हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। समझ तो तुम नहीं रही हो कि मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। अब सिर्फ तुम और मैं। उनकी आंखों में मोहब्बत थी। अच्छा, आप जानते हैं हमारे कई सारे बॉयफ्रेंड हैं, हमने यूं कहा जैसे हम कोई 30 मार्का हो। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता उन्हें विश्वास न हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या कहकर हमने अपना मोबाइल उठाया और लगाया अपने आशिक को। तभी उन्होंने तपाक से हमारे हाथ से फ़ोन लिया और जाने बाहर जाकर उसने क्या कहा कि वो कमबख्त हमारा आशिक हमें दीदी कहने लगा, नामुराद। इसी तरह हमारे सारे के सारे आशिकों ने उनके सामने यूं हथियार डाल दिए जैसे वो तानाशाह किम जोंग उन हो। खैर, हमारे तरकस के तीर तो ख़त्म हो चुके थे, सो अब हथियार डालने की बारी हमारी थी। देखिए, हमने कहा। जी दिखाइए, उन्होंने कहा। मेरा मतलब है कि मैं झला रही थी। जी, प्यार में मतलब के लिए जगह नहीं होती, और उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अरे आप सुनिए तो सही, हमने खिंचकर कहा। जी आप सुनाइए तो सही, हमारे कान कब से तरस रहे हैं आपके मुंह से वो 3 जादुई शब्द सुनने के लिए। उन्होंने बेसब्री से कहा और हमारे करीब आ गए। हमने भी आओ देखा ना ताओ उनका हाथ पकड़ा और हॉल में आ गए और उन्हें सामने लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तो हम भी उनके सामने ही बैठ गए और धीरे से अपनी बात शुरू की। देखिए, आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं है। हमें आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और प्यार जोर ज़बरदस्ती से तो नहीं होता ना। हमने उनकी आंखों में देखा। पर तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हम एक हो सकते। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती। धीरे धीरे तुमको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और तुमने सुना नहीं है कि प्यार उससे करना चाहिए जो तुमको चाहे, उससे नहीं जिसे तुम चाहो। उन्होंने तड़प कर कहा। यही तो गलतफहमी है आपकी, और सिर्फ आपकी ही नहीं, दुनिया भर की यही गलतफहमी है। सबको यही लगता है कि प्यार के बदले प्यार ही मिले, और जो लोग सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए प्यार कर लेते हैं उन्हें शादी के बाद भी, या यूं कहूँ
जीवन भर किसी न किसी से प्यार होता रहता है और हम ऐसे नहीं चाहते। हमने उनकी ओर देखा। अच्छा ऐसा है तो क्या गारंटी है कि तुमको जिससे प्यार होगा उसे भी तुमसे प्यार होगा ही। उन्होंने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। ना करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो उससे प्यार होगा और इस बात का सुकून भी। वो प्यार हमें खुद होगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं। और प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता ना, कहकर हम मुस्कुराए। अच्छा तो फिर मुझे भी उस दिन का इंतज़ार रहेगा। मैं भी तो देखूं कौन है वो खुश नसीब। उदासी में डूबी उनकी आवाज़ आई। देख लीजिएगा वो सबसे अलग होगा, हमने चहकर कहा। हाँ लगता है दूसरी दुनिया से आएगा, उन्होंने कहा। जी दूसरी दुनिया का ही होगा, क्योंकि इस दुनिया के लोगों से तो हमें प्यार होने से रहा, कहकर हमने उन्हें आंख मारी। तभी कुछ जलने की गंध आ गई। कुछ जल रहा है क्या, हमने कहा। जी हमारा दिल, कहकर उन्होंने अपना दिल थाम लिया। अरे नहीं, कहकर हम किचन में दौड़े। देखा तो चाय पूरी तरह जल चुकी थी, उसमें धुआं उठ रहा था। हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। बदहवसी में हम हाथ से ही चाय का बर्तन उठाने वाले थे कि उन्होंने पीछे से आकर हमसे पहले उसे उठा लिया और स्लैब पर पटक दिया। पूरी तरह पागल हो गया, जलता हुआ बर्तन कोई हाथ से उठाता है, बेवकूफ़ कहीं की। वो गुस्से से भरे हुए थे। हमने उनकी हथेली को देखा जिसमें बर्तन पकड़ने के शेप में जलने के निशान थे। हम दौड़कर बाथरूम से पेस्ट लेकर आए और उनकी हथेली पर लगाने लगे। हमारी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें डांटा, बल्कि इसलिए कि हमारी वजह से उनका हाथ जल गया और उनकी नज़रें प्यार से भरी हुई हमें देख रही थी। दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। दरवाजे पर दीदी खड़ी थी और हम दोनों को इतने करीब खड़ा देख उन्होंने कुछ और ही समझ लिया था। हे भगवान, अब इसे भी समझाना पड़ेगा फिर से, कहकर हमने अपना सिर पीट लिया और वो हमारी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। दीदी तो वापस आई थी अपना पर्स लेने, जो वो घर पर ही भूल गई थी। जाते हुए बोली, हमें तो पहले से पता था तुम दोनों का कुछ चल रहा है, पर इतना कुछ चल रहा है ये नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ हमें पर्स की वजह से वापस आना पड़ा, पर यहाँ तो वो कहते हैं ना, आना ही पड़ा सजना जालिम दिल की लगी का सीन चल रहा है। लगे रहो तुम दोनों, पर जरा हम बुजुर्गों का ख्याल करके। इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं, कहते हुए दीदी ने अपना पर्स लिया और खुद को हम आपके हैं कौन वाली भाभी समझकर मुस्कुराती हुई चली गई। ये दीदी भी ना कहीं भी शुरू हो जाती है, कहकर हमने सिर झटका। अब देखो तुम मुझे दोष मत देना, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कहा प्यार नहीं करती, हमने मान लिया, पर अब इसके आगे भाभी कुछ भी करेगी या कहेगी तो भाई मेरा दोष नहीं होगा, कहकर दीदी के देवर मुस्कुराए। अब आप ना फिर से रोमियो ना बने, दीदी को हम मना लेंगे। और हाँ, ज़्यादा ख्वाब ना पाले प्लीज़, कहकर हमने मुंह पिचकाया। अब तुम्हारे चक्कर में हाथ तो जला लिया, अब तुम रांझा बनाओ, मजनू बनाओ या रोमियो बनाओ। फिलहाल तो हम चाय का बर्तन धोने जा रहे हैं, वरना भाभी कहेगी हम प्यार में उलझे रहे और बर्तन जल गई, कहकर वो प्यार से मुस्कुराए। आपकी मर्जी, जाए जो करना करे, हमें क्या, कहकर हम रूम में आ गए। कसम से मज़ा तो इतना आया कि क्या बताएं, दिल में तो आया इन्हें 2-4 घरों में काम पर रखवा दे। शाम तक पूरे घर में हमारी आशिकी के चर्चे थे। जीजा जी तो यूं मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने वीरप्पन को पकड़ लिया हो। तो बस हमने ठान लिया कि सुबह पहली गाड़ी से हम घर लौट जाएंगे। ये तो गाना जैसा लग रहा है ना, आपने भी सुना क्या? खैर लगता है तो लगे, हम तो घर जाने की बात कर रहे थे। सांस ढली, हम छत पर थे। बचपन की आदत है चांद से बातें करने की। चांद ना हुआ, शहजादा सलीम हो गया। अब जनाब कब से हमारे पीछे खड़े थे, हमें पता ही नहीं चला। उन दिनों हमारा एंटीना कुछ कैच नहीं कर पा रहा था। हमने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा तुम किसी से गुफ्तगू कर रही थी। हमने कहा जी। उन्होंने कहा किससे? हमने कहा अपने महबूब से। हमारा मतलब है चांद से। अच्छा, पहली बार देख रहा हूँ चांद को चांद से बात करते हुए, उन्होंने हैरत से कहा। देखिए, अब आप न्यूज़ चैनल के एंकर की तरह शुरू मत हो जाइएगा बिना किसी मुद्दे के, हमने कहा। कुछ दिन और रुक जाओ ना, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, उन्होंने कहा। क्यों, हम क्या ताजमहल है क्या कि दीदार ज़रूरी है, हमने गुस्से में कहा। नहीं, तुम तो हमारी मुमताज़ हो, जिसके लिए हम ताजमहल तो क्या एफिल टावर भी बनवा देंगे, उन्होंने खुद को शाहजहाँ समझते हुए कहा। अच्छा, फ़िलहाल तो आप हमें सुबह हमारे घर पहुंचा दीजिए, यहाँ रहे
तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तुम्हें तो हम पर थोड़ी भी दया नहीं आती। तुम्हारी नज़रों के खंजर से हमारा दिल घायल हो चुका है। दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम भले प्यार ना करो, पर मेरी नज़रों के सामने होती हो तो एक सुकून सा रहता है दिल को, और तुम हमसे हमारा सुकून भी छीनना चाहती हो। उन्होंने सीरियस होकर कहा। उनकी गंभीरता देखकर एक बार हमारा तो दिल ढलते सूरज की तरह बैठने लगा। जाने अब क्या होगा। सो आप सबके प्यार और दीदी के देवर की जिद की वजह से हमारी प्रेम की बैलगाड़ी को थोड़ी सी हवा मिल गई थी उनकी तरफ से। पर आप सब भूलिएगा मत, हम अभी भी भोले हैं और मासूम भी। तो मेहरबान, कदरदान, साहिबान, दीदी के देवर से जान बचाने का एक ही तरीका बचा था हमारे पास, वो था वहाँ से निकल जाना। सो पाकिस्तान में फंसे भारतीय जासूस की तरह हमने साम दाम दंड भेद लगाया और दीदी को मना लिया हमें घर भेजने के लिए। मुसीबत ये थी कि हमें घर छोड़ने कौन आ रहा है, जालिम अलाउद्दीन खिलजी देवर जी। पर हम क्या पद्मावती से कम थे। उन्होंने गाड़ी निकाली और हमारे साथ चलने वाली इस लॉन्ग ड्राइव के लिए मुस्कुराए। दीदी ने हमारे जाने से उपजने वाले दुख पर विरह के आंसू बहाए और हम सबके अरमानों का बोझ उठाए दिल ही दिल में मुस्कुराए निकल पड़े। गाड़ी में बैठते उन्होंने गाना बजाया, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। हमारा दिमाग घूम गया और हमने भी अपने मोबाइल में बजा दिया, ज़्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। उन्होंने फिर लगाया, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। और हमने बजाया, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल, मैं तेरी हो जाऊं। फिर क्या था, उन्होंने बहुत सारे गाने बजाए और हम आंख बंद करके सोने का नाटक करते रहे। कुछ दूर निकले होंगे कि जनाब ने गाड़ी रोक दी। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं यहाँ बहुत सुंदर डैम है, देखते हुए चलेंगे। हमने कहा हमें कहीं नहीं जाना, घर चलिए। उन्होंने कहा प्लीज़ चलो ना, डैम देखेंगे तो सब कुछ भूल जाओगी और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा रहेगा। हमने कहा क्यों भाई, सुसाइड हमें नहीं करनी है, नहाए हम सुबह ही है तो डैम क्यों जाएंगे, चलो ना इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ में गुजार लेंगे। उन्होंने मनोहार भरे स्वर में कहा, देखिए दीदी की वजह से हम भले ही कुछ ना बोले हो, पर एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ नदियों के पार की शूटिंग नहीं चल रही है कि नाच नाच कर हम गाने लगेंगे कि कौन सी दिशा में लेके चलाए बटोइया, ये ज़रा ठहर ठहर, ये सुहानी सी डगर ज़रा देखने दे कहकर हमने मुंह फेर लिया। फिर क्या, उनके प्लान की बैंड बज गई और हमारे दिल में सितारे बजने लगा। लेकिन शायद इस बार उनको बुरा लग गया। बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी चलाने लगे और हम घर पहुंच गए। मम्मी ने जिद भी की उनसे अंदर आने के लिए, पर शायद ज़्यादा दुखी थे। रास्ते में जो कुछ हुआ जिसकी वजह से सो दरवाजे से ही लौट गए, उधार लिए आदमी की तरह मुंह लटकाए। मम्मी हम पर बरसी, तूने ज़रूर कुछ किया होगा। हम क्या करेंगे, हमारे सिर पर सिंह उगे हैं क्या जो मार दिए उन्हें, कहकर हम अपने कमरे में चले गए। पर जो भी हो, आखिरकार हमारा बदला पूरा हुआ। अगले दिन हम मज़े से फ्रेश मूड में उठे और नहा धोकर सहेलियों के साथ कॉलेज की ओर चले, मानो अपने राजमहल को जा रहे हो। एक बात बता दें आप सबको, कॉलेज में हमारी बहुत धाक थी। नवंबर का महीना, हल्की हल्की ठंड, उस पर कैंटीन की गरम गरम चाय, वाह क्या कहना। तो चाय वाय सुकड़कर हम क्लास की ओर जा ही रहे थे कि दो हीरो टाइप लौंडे हमारे सामने टपक पड़े। मैडम सुनिए, उसमें से एक बोला। बको, हमारा मतलब है बोलो। हमने कहा वो मेरे दोस्त की फार्म जमा करवानी थी। उसने डरते डरते कहा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये कॉलेज हमारे चाचा की है, यह हमारे अब्बू हजूर ने बनवाई है। हमने टपक कर पूछा, जी हमें नहीं पता, हम आपके चाचा को नहीं जानते और आपके अब्बा जान को भी नहीं। दूसरे ने मासूमियत से कहा, अब क्या था, सबकी हंसी निकलती है। हमारे ठाके निकल गए और हमने मन ही मन सोचा, ये सब गधे हमें ही क्यों मिलते हैं। तो आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे, पर जनाब दीदी के देवर का कोई अता पता ही नहीं था। ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। गधे के सिर से सींग की तरह मानो वो गायब भी हो गए थे। हम भी अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थे। जो 2 सीधे सीधे गधे हमें कॉलेज में मिले थे, उनमें से एक हमारा दीवाना था, पर कभी खुलकर कुछ बोला नहीं था उसने। पर हमें रोब चलाने में बड़ा मज़ा आता था, किसी दरोगा की तरह, और वो भी चुपचाप हमारी बातें सुनता था, किसी सिपाही की तरह।
ना कभी टोकता, ना कभी किसी चीज़ के लिए रोकता। उल्टे वो एक बात हमेशा कहता कि एक ज़िंदगी मिली है, जितना ऐश करना है कर लो। कल किसने देखा है, नाम था उसका अर्णव। देखने में बड़ा ही हैंडसम था, पर कहते हैं ना कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है। हम बस धरती पर आकर उससे मिल लेते हैं, पर कभी कभी हम गलत आदमी से मिल लेते हैं, जैसे हमें वो दीदी के देवर मिलकर लगा था। पर ये अर्णव, ये तो कमाल का बंदा था, एकदम बिंदास। तो इस अर्णव के सीधेपन के हम तो भाई कायल होते जा रहे थे। वो बिना सवाल किए हमारे सारे नखरे उठाता था, हमारी सारी बात मानता था, पर हम मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। पर पता नहीं हमारी सहेलियों को वो उतना पसंद नहीं था। हमेशा मुझे कहती कि ज़्यादा मक्खन लगाने वाले लोग मक्खन की तरह चिकने कैरेक्टर के होते हैं, जो कहीं भी और किसी पर भी फिसल सकते हैं। तो तुम ज़रा इससे दूरी रहा करो। इससे अच्छा तो तुम्हारा वो दीदी का देवर था। अच्छा, दीदी के देवर अच्छे थे तो तब हमें क्यों रोका था तुम लोगों ने? हमने मुंह फुलाकर कहा। तब हमें क्या पता था कि तुम बटर के चक्कर में पड़कर नान बन जाओगी, कहकर वो हमें समझाने लगी। पर हमारी समझ में ये समझदारी की बातें आती कहाँ थी। यूं ही दिन गुजरते रहे और 1 महीना और बीत गया। अब अर्णव से हमारी फ़ोन पर बातचीत होने लगी थी। हम थोड़े करीब आ गए थे। 1 हफ्ते बाद ही वैलेंटाइन डे था। अर्णव ने हमें मनाया कि वैलेंटाइन डे वाले दिन हम उससे मिले। मन तो हमारा भी था कि शायद वो हमें प्रपोज करना चाहता है, तो मिलकर देखना चाहिए। पर कमबख्त प्यार वाली कोई फीलिंग अभी तक आई ही नहीं थी। और दूसरी तरफ अकेले में हमेशा ध्यान दीदी के देवर की तरफ चला जाता कि इतने दिन हो गए, आखिर वो है कहाँ। बड़ी लंबी लंबी हाँकते थे। प्यार है, हम उनकी दुनिया है। हो गया प्यार टाइम टाइम फिस। फिर लगता हम भी ना पागल है, इतनी मुश्किल से तो उनको खुद से दूर किया है और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। कहीं हमें उनसे प्यार तो नहीं हो गया। बस उनसे और हमें प्यार कभी नहीं। कभी कभी हम अकेले में ये भी सोचते कि कमी कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं। आज तक कोई भी इस तरह हमें क्यों नहीं अच्छा लगा, जैसे फिल्मों में होता है। उसके मिलने पर धड़कनों का तेज होना, बालों का उड़ना, हवाओं का बहना, क्या ये सब बकवास बातें होती है? दीदी के देवर के लिए ऐसा नहीं लगा, अर्णव के लिए नहीं लगता, तो आखिर कौन होगा वो? सोचते सोचते हमारा ध्यान उस दिन पर चला जाता जब जलते हुए चाय के बर्तन को दीदी के देवर ने अपने हाथों से उठा लिया था। पर क्यों? मतलब हम जितना चाहते हैं कि उनके बारे में ना सोचे, उतना ही उनके बारे में सोचते रहते हैं। दी से भी बात होती तो दीदी दुनिया जहान की सारी बातें करती, पर उनकी एक बात नहीं। कहाँ तो लगता था कि हम आपके हैं कौन की भाभी ही है। और अब देखो, देवर भी बदल गया और बहन भी बदल गई। फिर वो दिन भी आ गया, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। अर्णव ने मिलने के लिए 1 बजे का समय दे दिया था। हमने अपनी सहेलियों को कहा साथ जाने को, पर जाने क्यों, कोई भी हमारे साथ जाने को तैयार ही नहीं हुई। हम भी समझ गए कि जलन के मारे वो हमारे साथ नहीं जा रही है, जलती होगी। अर्णव इतना स्मार्ट है, इतना चाहता है हमें। खैर कोई नहीं, हम अकेले जाने को तैयार हो गए। हमने अपनी स्कूटी निकाली और चल दिए न्यूक्लियर मॉल, जहां हमें अर्णव से मिलना था। बस एक उत्सुकता थी कि वो हमें प्रपोज करेगा। मन में बहुत से सवाल लिए हम किसी न्यूज़ चैनल के पत्रकार की तरह न्यूक्लियर मॉल में दाखिल हुए। सामने ही हमें अर्णव मुस्कुराता हुआ किसी गेस्ट की तरह मिल गया। हम साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्णव हमारे ज़्यादा करीब होकर चल रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। हम तुरंत पलटे और कहा, मियाँ थोड़ी दूरी बनाए रखो, तुम्हारी बेगम नहीं है हम, जो छिपकली की तरह चिपके ही जा रहे हो। नहीं हो तो बना लेंगे, उसने खीसे निपोरते हुए कहा। मन में तो आया 2-4 तमाचे जड़ दे, फिर ख्याल आया हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से क्या लड़के भाग जाते हैं। कम से कम प्रपोजल तक तो सब्र करना ही था। इसके बाद हम मॉल में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जाहिर सी बात है कि उस दिन वैलेंटाइन डे था, तो रेस्टोरेंट के हर कोने में लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरहाद, रोमियो जूलियट बैठे हुए थे। अर्णव ने भी एक टेबल बुक करवाई थी। हम दोनों वहां जाकर आसन ग्रहण कर लिया। थोड़ी देर तो अर्णव हमें घूरता रहा, शायद अपनी तरफ से वो प्यार से देख रहा था, पर हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी मानो हमें कोई उल्लू घूर रहा हो। फिर अर्णव ने पूछा क्या मंगवाऊं, और हमारे दिमाग में आया पूछ तो ऐसे रहा है जैसे 56 भोग मंगवाएगा। पर रेस्टोरेंट धर्म निभाते हुए हमने कहा जो तुम्हारा मन हो मंगवा लो। उसने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और कहा
पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर कुछ खाने को मंगवाएंगे। हमने भी हाँ में सिर हिला दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि हमारे पेट में चूहे 20-20 खेल रहे थे और अगर हम अपनी सहेलियों के साथ आए होते तो 2-4 प्लेट पनीर चिली, चाउमीन, चाट तो निगल ही गए होते। पर कम वक्त यहाँ तो एक्टिंग करनी पड़ रही थी। अचानक अर्णव ने अपने साथ लाई भानुमति के पिटारे, मेरा मतलब है कि बैग में से एक कार्ड निकाला, लाल गुलाबों वाला, और कहा ये तुम्हारे लिए। हमने कार्ड ले लिया और उलट पुलट कर रख दिया। सच पूछो तो न जाने क्यों हमें ये कार्ड, ये फूल, ये सब कुछ एक तरह की फालतूगिरी लगती है, पर फिर भी हमने ले लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने बैग में से फिर हाथ डाला और हमें यूं देखा मानो अलादीन का चिराग निकाल रहे हो। हम एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसने एक लाल गुलाब का फूल निकाला और कहा, गुलाब के लिए गुलाब। हमने अपनी तारीफ सुनी और शर्माए और गुलाब का फूल ले लिया। पर ये क्या, उसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, मानो अभी हमारे फेरे होने वाले हो। हमने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की तो उसका हाथ और कस गया। वो थोड़ा हमारी तरफ झुका। हम घबराए और उसने कहा, सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार। अचानक उसका फ़ोन कबाब में हड्डी की तरह घनघना उठा। उसने फ़ोन उठाया और हमारी तरफ मुखातिब होकर बोला, बस 2 मिनट में आता हूँ, तुम तब तक कोल्ड ड्रिंक पियो। हमने कहा, कोई नहीं, आराम से आओ। सच कहूँ तो उसके इस तरह हाथ पकड़ने से हम थोड़े नर्वस महसूस कर रहे थे। हमने आराम से कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई, रेस्टोरेंट में चारों तरफ नज़र घुमाई। हर तरफ जिसके हाथ में देखो मोबाइल, मानो सब मरने वाले हो और आज की ही उनकी फ़ोटो पर हार चढ़ाने वाली हो। हमें ये मोबाइल वाले चौंचले भी पसंद नहीं थे। जहाँ देखो वही आदमी ज़िंदगी जीने से ज़्यादा मोबाइल में कैद होने के लिए मरा जा रहा है। खैर, हमने इतराते हुए अदा के साथ नज़ाकत से कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अपने मुंह से लगाया। अभी एक घूंट भी नहीं भरा था कि तड़ाक से एक हाथ हमारी बोतल के ऊपर पड़ा, जैसे कोई परमाणु बम फूटा हो, और हमारी कोल्ड ड्रिंक चकनाचूर होकर ज़मीन को चूमने लगी, मानो मोक्ष को प्राप्त हो गई हो। हमने घबराकर नज़रें ऊपर उठाई और चीख पड़ी, आप ये क्या बदतमीज़ी है, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। हमने फिर से कोकिला बहन के रसोड़े में कौन था की तर्ज पर दोहराया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और बदले में किसी पुलिस अधिकारी की तरह उन्होंने कहा, वही तो मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम इस घटिया लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हो। घटिया किसे कहा आपने, दोस्त है वो हमारा। अब हमारा खून उबल रहा था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मैंने देखा उनकी निगाहें किसी स्पाउस कैमरे की तरह अर्णव के दिए हुए कार्ड और फूल की तरफ थी। अब तक रेस्टोरेंट्स के सभी लोगों को खबर हो चुकी थी कि ज़रूर यहाँ कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, तो बाकी लोगों की नज़रें भी हमें ही घूर रही थी, जैसे हम घर से भागी हुई पत्नी हो और दीदी के देवर हमारे पति। हमें दीदी के देवर का यूँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अच्छा खासा सलीम अनारकली से अपने इश्क का इजहार करने वाला था, पर बीच में ये बादशाह अकबर न जाने कहाँ से कूद गई। सच कहूँ तो हमारा दिल कर रहा था कि हम अकबर रूपी इस दीदी के देवर को जिंदा रेस्टोरेंट में चिनवा दे और इतिहास ही बदल दे, पर ये ऐसी जगह थी जहाँ हम कोई क्रांति, हमारा मतलब है हंगामा, नहीं कर सकते थे। तो आप हमारी जासूसी कर रहे थे। हमने उन्हें घूरते हुए पूछा, क्यों ना करे, प्यार करते हैं तुमसे तो जासूसी तो करेंगे ही, और तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ना जाना ना पहचाना, चली आई वैलेंटाइन डे मनाने, वो भी अकेले। आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं उसे, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। हमने अर्णव का पक्ष यूँ लिया जैसे किसी पार्टी का नेता अपने दागी विधायकों का लेता है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो तुम्हारी वीडियो बना रहा था, तुम्हारी फ़ोटो निकाल रहा था। उन्होंने हमें घूरते हुए पूछा, वो ऐसा क्यों करेंगे, वो तो हमारे साथ ही बैठा था। अब हमें थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था, मानो फरवरी ना हो अप्रैल का महीना हो। लो खुद ही देख लो, तुम ही कहती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहकर उन्होंने अपना फ़ोन आगे बढ़ाया। हमने देखा तो हमारे आंसू निकल गए। उसमें हमारे मॉल में आने से लेकर कार्ड और फूल लेने तक के सारे फ़ोटो मौजूद थे। हमने गुस्से में बैक बटन दबाया और होम स्क्रीन पर आ गए। हमने देखा दीदी के देवर की होम स्क्रीन पर हमारी फ़ोटो थी। अपनी फ़ोटो देखकर दिल में एक हुक सी उठी, या यूँ समझे थोड़ा सा दर्द जैसा हुआ। फिर हमें कुछ याद आया। हमने कहा, हम ये कैसे मान ली कि ये फ़ोटो उसने क्लिक करवाई है।
आप भी तो कर सकते हैं। उन्होंने गुस्से से हमारी ओर देखा और बोले, तुम्हें समझाना मतलब दीवार से सिर फोड़ना है। तुम घर जाओ, शाम को कॉल करता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा। हमारे पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, कहकर हम वहाँ से उठे। उनकी आवाज़ हमारे कानों से टकराई, अच्छे से जाना, मैं शाम को सब बताता हूँ। शाम को अब बचा ही क्या है बताने को। खुद से बड़बड़ाते हुए हम मॉल से बाहर निकल रहे थे और हमारे दिमाग में एक ही गाना बज रहा था, तेरी गलियों में ना रखे कदम आज के बाद। क्या कहा आपने? आपको तो पूरा गाना सुनना है। वारी दुनिया, किसी का दिल टूट गया, उसकी कोई परवाह नहीं, आपको गाना सुनना है। तो हम गुस्से से वहाँ से बाहर निकले, अपना पुष्प विमान स्कूटी निकाला और उस पर सवार हो हवा से बातें करने लगे। मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारा गुस्सा और खिज भरी हुई थी। हम फ्लाईओवर के ढलान में थे और दीदी के देवर को मन ही मन गाली दे रहे थे। दिल कर रहा था अभी सामने होते तो उन पर अपनी स्कूटी चढ़ा देते। पता नहीं अर्णव हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, जाने इन महाशय ने उससे क्या क्या कहा होगा। हमारी सोच अपनी चरम पर थी, तभी पीछे से हमारी स्कूटी को जोरदार टक्कर लगी। हमें समझ ही ना आया क्या हुआ और हम संभलते उसके पहले ही स्कूटी के साथ सड़क पर रगड़ खाते हुए धड़ाम से गिरे। शायद स्कूटी भी वहीं अगल बगल में कहीं गिरी। हमारी आंखें गोल गोल घूमकर बंद होने वाली थी कि एक आवाज़ कानों में गूंजी, साली बॉयफ्रेंड को बुलाएगी, अब बुला। आवाज़ जानी पहचानी थी पर किसकी ये समझ ना आया। दिल दिमाग सब काम करना बंद कर रहे थे। हमारे चारों तरफ खून फैला था, लोगों की भीड़ हमें घेर कर खड़ी थी और अनगिनत शोर के बीच हमारी सांसें धीमी पड़ती गई। हम बेहोश हो गए। एक्सीडेंट के बाद तो हम बेहोश हो गए। जब आंखें खुली तो ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में हैं। एक गहन खामोशी हमारे चारों तरफ थी, अंधकार ही अंधकार पसरा हुआ। नहीं, आंखें बंदी थी शायद हमारी, और बहुत भारी भी। हमने पलकों पर जोर डाला और ये सोचकर अपनी आंखें खोली कि हम स्वर्ग में होंगे, पर हमारी आंखों के सामने ना तो महाराज इंद्र थे, ना अप्सराएं, ना कोई देवतागण। फिर हमें अपनी छोटी बुद्धि पर तरस आया कि हमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो मतलब ये है कि हम नरक में हैं। हाय रे मेरी किस्मत, अब यही देखना बाकी रह गया था। दुखी मन से हमने आंखें खोली। सामने सफ़ेद कपड़ों में एक परी खड़ी थी शायद, और उसके हाथों में जादुई छड़ी की जगह एक छोटा सा इंजेक्शन जैसा कुछ था। मतलब हम परी लोक में थे। फिर हमें ख्याल आया कि ये कौन सी परी है। हमने बालवीर में रानी परी, बाल परी, नटखट परी देखी थी, अब ये कौन सी नई इंजेक्शन परी है। तभी तो वो हमारे करीब आई, हौले से हमारे हाथों को छुआ और हमारी चीख निकल गई। ये तो हॉस्पिटल है, मतलब हम जिंदा है, आप परी नहीं है। हमने उनसे आश्चर्य से पूछा, परी? कौन परी? मैं नर्स हूँ। और आप पेशेंट है मेरी समझी। अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, हम जिंदा है, मतलब कि ठीक है। कहते हुए जैसे ही हमने उठने की कोशिश की, हमारी टांगों में दर्द की एक जोरदार लहर उठी। हम अंदर तक तड़प कर रह गए। नहीं, आप लेटे रहिए, आपके पैर में फ्रैक्चर है, नर्स ने चिंतित होकर कहा। फ्रैक्चर कहकर हमने अपने हाथों को देखा, ये भी सलामत है। यह फिल्म के गुंडों की हड्डियों की तरह साफ तो नहीं हो गई। हमारे बाएं हाथ में भी पट्टी लगी हुई थी, सिर पर भी पट्टी, मतलब हम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। अचानक हमें याद आया वो दिन जब हमने दीदी के देवर को अपने पैरों में फंसाकर गिराया था और उनकी चोट पर हंस रही थी। आज हम खुद इसी कंडीशन में लाचार पड़े थे। सच कहें तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे नज़रें मिलाने की। भगवान जाने हम उनका सामना कैसे करेंगे। कितना सताया हमने उन्हें। ठीक ही तो है ना, या तो प्यार या तो इनकार। हम तो जैसे प्यार को खेल समझ बैठे थे। उतने दिनों में हम समझ ही नहीं पाए कि इन्हें सताने में हमें मज़ा आता था। हम खुश होते थे उन्हें परेशान देखकर, पर क्यों, हम दिमाग का दही कर ही रहे थे। तभी सफ़ेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र के जेंट्स डॉक्टर अंदर आए। अब कैसा लग रहा है बच्चे? उन्होंने बड़े ही प्यार से हमसे पूछा। जी ठीक ही लग रहा है, हमने भी अदब से कहराते हुए कहा। और बिल्कुल फिल्मों की तरह उन्होंने नर्स की तरफ मुखातिब होकर कहा, इनके घर वालों को बोल दो कि इन्हें होश आ गया है, आकर मिल ले, कितने परेशान है सब। जी डॉक्टर, कहकर नर्स बाहर चली गई। बेटा, आप अभी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगी और मेडिसिन टाइम से लेंगी। आई होप आप जल्दी घर जा सकेंगी। ओके जी।
ओके टेक रेस्ट कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। दरवाजे पर पापा से उनके बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी अंदर आ गई और गंगा जमुना बहती हुई हमसे लिपट गई। अपने इमोशन में न जाने कितने देवताओं को उन्होंने धन्यवाद बोला, हम गिन भी नहीं पाए। पर उनका रोना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो उन्हें हंसाने के लिए हमने कहा, बस करो मम्मी, अब हमारे ऊपर ही बैठी रहोगी तो 2-4 हड्डियाँ हमारी और टूट जाएगी। कितनी बार कहा है थोड़ा घुमा फिरा करो, मोटी होती जा रही हो, पर नहीं, तुम्हें मोहल्ले भर में चुगली करने से फुर्सत मिले तब ना। मम्मी ने मुस्कुराकर हमें देखा और बोली, बस कर, खूब जानती हूँ तुझे, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती मेरी बच्ची। भगवान जी 100 साल की उम्र दे दामाद जी के भाई को, जिन्होंने समय पर तुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, वरना हम तो तुझे। कहती हुई मम्मी फिर से फपक कर रोने लगी। तो आधा राजपाट लिखा दो उसके नाम, जब देखो दामाद जी के भाई, दामाद जी के। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही पापा, दीदी और जीजा जी अंदर आ गई। फिर क्या, भरत मिलाप शुरू हुआ तो लगा मुझे राजगद्दी मिलने के बाद ही ख़त्म होगा। सबकी आंखों से बहते आंसू को देखकर लग रहा था मानो बिहार की कोसी नदी में बाढ़ आ गई हो। शोर सुनकर नर्स अंदर आई और सबको घुसपैठियों की तरह बाहर निकालते हुए बोली, आप सब अब इन्हें आराम करने दीजिए। पर हम जानते थे कि अभी तो राजा राम, दीदी के देवर का आना बाकी है और उनसे नज़रें मिलाने की हमारी हिम्मत थी नहीं। सो हमने नर्स से रिक्वेस्ट की कि हमें नींद का इंजेक्शन लगा दे, पर उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे बाद लगाएगी, अभी मैं रेस्ट करूं। नर्स के जाने के बाद हम आंखें बंद करके लेट गए और महानुभाव का आगमन हुआ। जैसे सास के कदमों की आहट सुनकर नई नवेली दुल्हन चौकन्नी हो जाती है, वैसे भी हमारी आंखें बंद थी, पर कान खरगोश की तरह खड़े थे। धीरे धीरे चलकर वो हमारे बेड के पास पहुँचे। हम दम सादे सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो आए और हमारे बेड के पास ही बैठ गए। उन्होंने धीरे से हमारी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और खामोशी से बैठे रहे। हमें लगा शायद रो रहे थे, पर आंखें खोलकर कन्फर्म भी तो नहीं कर सकते थे, सो लेटे रहे। पर उनका यूं हमारे हाथों को अपने हाथों में थामना हमारे दर्द को कम कर रहा था। फिर ख्याल आया, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मुझे सताने में, बेशक सताओ, पर ये क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की। जानती हो तुम्हें इस हालत में देखकर कितनी तकलीफ़ हो रही है हमें। जानता हूँ बहुत ज़िद्दी हो तुम, कभी अपने दिल की नहीं सुनोगी, हर चीज़ में दिमाग जो लगाती हो। पर कैसे समझाऊँ तुम्हें कि कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। पिछले 24 घंटों में एक पल को भी सोया नहीं हूँ मैं। एक बार के लिए तो लगा मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया। उस दिन तुम्हारे गुस्से से रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जल्दी से बिल भरकर तुम्हारे पीछे निकला था मैं, पर तुम जा चुकी थी। पर मुझे चिंता हो रही थी, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया तो पता चला किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, और जानती हो पास गया तो मेरी जान हलक में आकर अटक गई। बीच सड़क पर तुम खून से लथपथ पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। शायद आज मेरी वजह से ही तुम यहाँ इस हालत में पड़ी हो। कहते कहते उनका गला भर आया। सुनो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, बस तुम जल्दी से ठीक होकर घर चलो, फिर बेशक मुझसे लड़ लेना। तुम्हारे एक्सीडेंट ने एक चीज़ तो सिखा दिया मुझे कि प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। शायद तुम मेरी किस्मत में ही नहीं हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। कितना पागल हूँ, देखो ना, आज दिल की बात कर रहा हूँ तो तुम कुछ सुन नहीं सकती, पर दिल ये समझता कहाँ है। कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। एक सतरंगी लहर मेरे सीने में उतर गई। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे माथे को चूमकर वो जाने को उठे और हमारा हाथ छोड़कर जैसे ही मुड़े, हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे अचानक प्याज के भाव बढ़ जाते हैं। दिल तो किया कि उन्हें रोक ले, पर प्याज के कारोबारियों की तरह हमने अपने दिल की बात को अंदर ही रहने दिया। उनके जाने के बाद नर्स आई और हमें नींद का इंजेक्शन लगाकर चली गई, और हम उनके ख्यालों में डूबते उतरते नींद में डूब गए। हमारी एक टेंशन अर्णव को लेकर भी थी। हमने हॉस्पिटल से कई बार अर्णव को कॉल किया, पर वो हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बस हम जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या दीदी के देवर ने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की थी? क्या हमारे बेहोश होने से पहले अर्णव वहाँ मौजूद था, पर वो हमसे बात ही नहीं कर रहा था। 20 से 25 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मम्मी अक्सर रात को वहीं रुक जाती थी,
वैसे तो नर्स हमारी हर ज़रूरत के लिए मौजूद रहती थी। जैसे नर्स ना हो गई हमारी पीए हो गई। पर हर सुबह 8 बजे घड़ी के अलार्म की तरह टाइम से दीदी के देवर हमारे लिए नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आते। पर हमारे बीच का झगड़ा, हंसी मजाक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी हमारे बीच। ना वो कुछ कहते ना हम। बस वो आते मम्मी से हमारा हाल चाल पूछते, हमने ठीक से खाना खाया रात को या नहीं, नींद अच्छी सोए या नहीं, सब कुछ। थोड़ी देर बाद पापा जी आते और मम्मी उन्हें हमारा ख्याल रखने को कहकर घर चली जाती। मम्मी के जाने के बाद हम चाहते कि वो हमसे लड़े, कुछ कहे, पर नहीं, वही खामोशी गहरी सी जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। वो चुपचाप प्लेट में नाश्ता निकालते और हमारी ओर बढ़ा देते और हम अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप खा लेते। एक दिन जब मम्मी घर गई और दीदी के देवर हमारा नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आए तो पापा ने मम्मी को कॉल किया कि वो नीचे है। तो दीदी के देवर मम्मी को छोड़ने के लिए नीचे चले गए। मौका देखकर हमने अर्णव को कॉल लगाई। फ़ोन उठाते ही ना हाय ना हेलो, उसने डायरेक्ट कहा, क्या हुआ, जैसे पत्थर मार रहा हो। कुछ नहीं, पर तुम हमें इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? हमने मनोहार भरे स्वर में कहा। इग्नोर? उस दिन जो तुमने किया वो क्या था? मैंने क्या किया? मैं हैरान थी। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत धमका रहा था हमें, और उसने जो थप्पड़ मारा मुझे तुम्हें नहीं बताया, उसने गुस्से में कहा। थप्पड़? उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा? वाह क्या बात है। अब ये अनजान और नादान बनने का नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा, समझी तुम? आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, वरना इस बार सच में हमें नहीं पता उस दिन उन्होंने क्या किया था। तुम खुद ही उठकर बाहर आ गए थे और जानते हो उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हम हॉस्पिटल में हैं। हमने इस उम्मीद से कहा ताकि वो हमसे अच्छे से बात करे। जानता हूँ मैंने अपना बदला ले लिया। उस दिन वो एक्सीडेंट, कहता हुआ वो रुक गया और फ़ोन काट दिया। हमारा दिमाग घूम चुका था। मतलब हमारा एक्सीडेंट इस कमीने अर्णव ने करवाया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। कहते हुए हमने अपनी आंखें बंद कर ली, पर ये देखना भूल गए कि दीदी के देवर जेम्स बॉन्ड की तरह दरवाजे पर सब कुछ सुन चुके थे। वो चुपचाप अंदर आए, प्लेट में हमारे लिए पोहा निकाला और हमें दे दिया। हम पोहा खा ही रहे थे कि हमें बहुत जोर की खांसी आ गई। प्लेट हमारे हाथ से छूटने ही वाला था जब उन्होंने हमें आकर थाम लिया। प्लेट हमारे हाथों से लेकर टेबल पर रखा और हमारे माथे पर जोर जोर से फूंक मारने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने खुद को छुड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुमको नॉर्मल कर रहा हूँ, पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। काश तुम छोटी बच्ची होती तो तुमको संभालना और समझाना आसान होता, पर तुम तो बड़ी होकर भी बच्चों से ज़्यादा जिद्दी और नासमझ हो। आप कहना क्या चाहते हैं? हमने गुस्से से कहा। कुछ भी नहीं, लो पानी पियो, कहकर उन्होंने हमें पानी पिलाया और लेटने में हमारी मदद करने लगे। हम दोनों की बढ़ी हुई धड़कनें चीख चीख कर शोर कर रही थी, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, या यूं कहूँ कि कोई सुनना नहीं चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे बहुएं सास की नहीं सुनना चाहती या नेता जनता की नहीं सुनते, और ये टीवी चैनल वाले तो किसी की नहीं सुनते। हमें प्यार का एहसास तो था, पर उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं थी, या हम मानना ही नहीं चाहते थे। जैसे पाकिस्तान नहीं मानना चाहता कि भारत में आतंक फैलाने का जिम्मेदार वो है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। हमारे पैरों पर पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था और हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिल गई थी। अब कम से कम 2 महीने तो हमें इसी तरह रहना था घर पर। जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो दीदी के देवर भी हमारे साथ ही थे। उन्होंने डिस्चार्ज से लेकर गाड़ी में बैठने तक हमारी मदद की और हम घर आ गए। घर पर हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, जैसे जेल में बंद कैदी होते हैं। हॉस्पिटल में 20 से 25 दिनों का समय कैसे गुजरा था कुछ पता ही नहीं चला था, पर अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पैर पर चढ़े प्लास्टर की वजह से ना चल सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे। कभी कभी हमारी सहेलियां हमसे मिलने आती थी, पर वो भी कितना मन बहलाती हमारा। उनका मन तो हम बहलाते थे, जो कि खुद बिस्तर से खटमल की तरह चिपके हुए थे। तो बताइए हमने क्या किया होगा? हमने अपने भूत, भविष्य और वर्तमान का सूक्ष्म निरीक्षण किया, और तब हमें एहसास हुआ जो हमारी आंखों के सामने था वो कभी हमें दिखा ही नहीं। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। हमने कभी अपने दिल की सुनी ही नहीं, हमेशा दिमाग चलाते रहे, और नतीजा गए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। दिल की एक खास बात आप जानते हैं,
भीड़ में वो भले ही दुनिया की बातें करे, पर अकेले में सिर्फ उसी को याद करता है जिससे सबसे ज़्यादा चाहता है। तो इस टूटी हुई टांग ने एक चीज़ का एहसास तो करवा दिया था कि हम मिट्टी के मादो है जिसे खुद नहीं पता कि हमारा दिल आखिर चाहता क्या है। हमने याद किया, बहुत याद किया उन्हें, और एक दिन उन्हें कॉल लगा ही दिया, ये सोचकर कि उनसे अपने हाले दिल बयां कर ही देंगे, कह देंगे उन्हें कि हाँ हम बेवकूफ़ है, नहीं समझ आती दिल की जुबां, सारी अकड़ सारा गुमान टूट गया, नहीं रह पा रहे आपके बिना, प्लीज़ आइए हमसे मिलने। आपको देखकर टांग का तो पता नहीं, पर दिल का दर्द ज़रूर कम हो जाएगा। पर हाय रे मेरी किस्मत, तो हमेशा हमसे ही दगाबाजी कर जाती है। दीदी के देवर ने फ़ोन उठाया, हमने पूछा कहाँ है, और उन्होंने कहा पटना में। पटना में क्या कर रहे हैं, हमने आश्चर्य से पूछा। CDS के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आए हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है। वैसे भी अब उस शहर में बचा ही क्या है हमारे लिए, उन्होंने बेरुखी से कहा। क्यों, हम नहीं है इस शहर में, हमने भी गुमान से पूछा। तुम हो, पर मेरी नहीं होना, और वैसे भी मुझे रियलाइज़ हो गया है कि प्यार ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इस बार आवाज़ में तलख्खी थी। पर हमने तो आपको बताया था ना, मतलब कि बताना चाहते हैं कि, और हमारी बात पूरी होने से पहले वो बोल पड़े, जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो सुन लो अब, तब तक नहीं आऊँगा तुम्हारे पास जब तक तुम खुद नहीं बुलाओगी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। और हमने अपना माथा पीट लिया। अब कैसे समझाऊं इस सम्राट अकबर को कि हमने बुलाने के लिए ही तो फ़ोन किया था, पर बोल नहीं पाए, क्योंकि हमें लगा कि कहीं हमने कुछ कह दिया तो पता चला वो अपना एग्ज़ाम छोड़कर ना आ जाए। तो जहाँ इतने दिनों बाद हमें एहसास हुआ है, वहीं कुछ और महीने और सही, जब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा अच्छे से, फिर हम अपने प्यार का इजहार करेंगे। पर पता ना था हमें कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल काम होता है। ना पल कटे, ना मिनट, ना घंटे, ना दिन, और यहाँ तो बात महीनों की थी। आज पता चला कि किसी को प्यार से आप उतना ही याद करते हैं जितना कि नफ़रत से। अब भला दिन काटने का कोई ज़रिया ना दिखाई दिया तो हमने डायरी लिखना शुरू कर दिया। बीच बीच में दीदी, जीजा जी भी आते रहते। वो सबकी बातें करते सिवाय उनके। कम वक्त कोई हमारे दिल को चैन में देखना ही नहीं चाहता था। और एक दिन हमारी सहेलियाँ क्या खबर लाई पता है? अच्छा, आप लोगों को कैसे पता होगा? आप सब तो हमारी तरह भोले और मासूम है। तो पता चला अर्णव महाराज की किसी ने टांग तोड़ दी है। हमारे मुंह से निकला अच्छा हुआ, जैसे को तैसा, पर हमारी सहेलियाँ चीख पड़ी, बेटा जैसे को तैसा मत कहो, शेर पर सवार शेर कहो, और अर्णव पर दीदी का देवर कहो। हमने कहा क्यों? तो कहने लगी कि कॉलेज में अर्णव का दोस्त मिला था, वो बता रहा था कि उस दिन वो और अर्णव मंगला डैम पर पार्टी करने गए थे कुछ दोस्तों के साथ। वापसी में सब साथी थे आगे पीछे। तभी कुछ लोग आए और हम सबको भगा दिया, और अर्णव भी उनके साथ रुक गया ये कहकर कि पुराना हिसाब है, बराबर करके आता हूँ। अगले दिन अर्णव हॉस्पिटल में मिला अपनी टूटी हुई टांग और कई सारी चोटों के साथ। सच में यार, इस आदमी के कारनामे सुनकर तो इनका मुंह चूमने का मन कर रहा है, मैंने खुश होकर कहा। हमने कहा था कि तुम हरजाई की गुलाम मत हो जाना, लगता है पूरी तरह से हो गई हो, मेरी सहेलियों ने गुस्से से कहा, और पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। मैंने अपने महाराज को कॉल लगाया इसी उम्मीद से कि अर्णव के बहाने ही थोड़ी बात कर लूँगी, पर जनाब ने टका सा जवाब दे दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें इतनी चिंता नहीं है हमारी कि हमारे लिए लोगों के टांगे तोड़ते फिरे। दिल तो छलनी हो रहा था उनके इस जवाब से, पर हमने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको हमारी याद नहीं आती? तुम्हें आती है। मेरे नन्हे से सूतली बम के सवाल पर उनका ये बड़ा सा आलू बम था। हमें क्यों आएगी? कभी कभी थोड़ी बहुत यूं ही बस आपके साथ हुई लड़ाई को याद कर लेती हूँ। हमने बात को टालने के लिए कहा। ठीक है, तो जिस दिन इतनी याद आई कि हमारे बिना ना रह सको, उस दिन कॉल करना, हमें पढ़ाई भी करनी है, रखो बाय, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये क्या था? हम फ़ोन हाथ में लिए ठगे से खड़े रह गए। अब देखिए, कोई भी हमसे ये नहीं कहिएगा कि हमें दीदी के देवर से प्यार हो गया है। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं। जब हम उनकी बात नहीं सुनते थे तो जनाब हमारे पीछे पीछे घूमते थे, और जब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो देख रहे ना आप सब, वो कितना भाव खा रहे हैं। इतना भाव तो न्यूज़ चैनल वालों ने रिया चक्रवर्ती को भी नहीं दिया जितना हम उन्हें दे रहे हैं। पर सच कहे, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, ना किसी काम में मन लगता है। वैसे टूटी हुई टांग से काम क्या हम खाक करेंगे, पर उनकी याद आती है, बहुत आती है। और देख लीजिएगा आप सब,
उनके एग्ज़ाम की वजह से कुछ नहीं कह रहे हैं, पर आने दीजिए उन्हें। तीसरा विश्व युद्ध ना करवा दिया तो हमारा नाम छोड़िए, जाने दीजिए। अब तो जब भी दीदी के देवर का ख्याल आता है तो एक ही बात दिमाग में आती है, तुझे जाना था तो सांसें उधार क्यों दी, आजकल इन पर तेरी यादों का पहरा है। उस दिन जब हमें दीदी के देवर ने टका सा जवाब दे दिया तो हम अपना मुंह लेकर रह गए। शाम में हमारी सहेलियाँ आई हमसे मिलने, पर हमने किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं की। वो लोग भी परेशान थी कि आखिर अब हमें हो क्या गया है, अब हम क्या बताएं। फिर सब कुछ बता दिया कि कैसे दीदी के देवर हमें इग्नोर कर रहे हैं, और जानते हैं उन लोगों ने क्या किया। हंसने लगी, मतलब कि खूब हंसी, और कहती है कि एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। अब आप ही बताइए इसका क्या मतलब हुआ भला, क्या हम नीम है या वो करेला है। उस दिन के बाद से तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें बस तन्हाई पसंद है, कोई हमारे पास ना आए तो ही अच्छा है। हम अकेले बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं ये भी पता नहीं, हाँ पर सोचते ज़रूर है। और कभी कभी जब मन भर जाता है सोचने से तो अपनी डायरी के पन्ने रंगने में लग जाते हैं। काश कि हम कोई शायर या कवि होते। क्यों, अरे बाबा, शायर या कवि होते तो जो इतनी डायरी के पन्ने रंग के रखते हैं, कम से कम कुछ अच्छा पढ़ने को तो मिल जाता लोगों को। उनको गए 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे, हमारे पैर का प्लास्टर भी कट चुका था। एक रात हमें नींद नहीं आ रही थी, बार बार फ़ोन निकालते और दीदी के देवर का नंबर डायल करके काट देते। फिर हमें कुछ याद आया, हमने दीदी की शादी की तस्वीरें देखनी शुरू की। यूँ तो ज़्यादा हमारी सेल्फी थी, और जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारे फ़ोन में दूर दूर तक नहीं था। क्या ढूंढ रहे थे हम, छोड़िए, जाने दीजिए आप लोग। फिर भी हर बात जाननी होती है आप सबको। पर ये क्या, अंधेरे में बिल्ली की आंखों की तरह हमारी आंखें चमक उठी। शादी के बाद की दीदी और जीजा जी की सीढ़ी से उतरती हुई तस्वीर थी, शायद तब की जब हम दवार छिकाई कर रहे थे। दीदी के देवर दीदी के पीछे खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। हमारे होठों पर भी मुस्कान तैर गई। हम समझ गए कि वो किसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और यूं ही उनकी तस्वीर देखते देखते हमारे मन में ख्याल आया और हमने लिख डाला, यूँ जो तुम नाराज़ हो हमसे, दिल की धड़कन मध्यम से चलती है, ना दिन को चैन ना रात को सुकून साहिब, बस तुमको ये हर पल याद करती है, तड़पती है, तेरी यादों में ही मचलती है। सुनो ना, आ जाओ एक बार, हम दिल खोल कर रख देंगे। यकीन तुम्हें भी हो जाएगा कि हमारे दिल में तुम्हारी तस्वीर बसती है। वाह, अब तो हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारे अंदर मिर्ज़ा गालिब की आत्मा आ गई है, या सच में प्यार तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, पर हमने जितनी दफ़ा अपने कलाम को पढ़ा उतनी तो कानून में दफ़ाई नहीं लगती। हम कभी उन्हें याद करते, कभी अपने मन में 1000 तरीके सोचते थे कि उनके आने के बाद क्या करेंगे। फिर खुद ही कह उठते, जनाब एक बार आ जाओ, जितना भाव खा रहे हो ना, टमाटर और प्याज की तरह सस्ता ना कर दिया तो कहना। पहली बार हमने लाइफ में किसी को इतना भाव दिया था, और ये जनाब तो भाव खाते ही जा रहे थे। मतलब क्या, हम अपनी जान दे दें या उनकी जान ले ले। अचानक हमारी दिमाग की बत्ती जली। हमने सोचा, चलो उनका नंबर सेव कर लेते हैं और व्हाट्सएप चेक करते हैं, कम से कम लास्ट सीन ही देख लिया करेंगे, और डीपी भी। पर वारी हमारी किस्मत, तू तो उनसे भी ज़्यादा दगाबाज है। लास्ट सीन उन्होंने ऑफ कर रखा था, और डीपी क्या लगी थी देखेंगे। देखिए, पहले खुशी बन बरसा, अब दर्द बन झलकना होगा, ना साथी ना हमराई, अब अकेले ही चलना होगा। कुछ गमजदा आंखें राहें देखेगी उम्र भर, पर कोई समझा दो इन्हें कि इन राहों में अब कभी ना हमारा लौटना होगा। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है, क्या वो बहुत नाराज़ है हमसे, अब कैसे मनाए। शायद इसलिए उन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं की। अब क्या, काश तुम मिलता ही नहीं तो कमबख्त ये दर्द ना होता, दिल टूटता ही नहीं जो कमबख्त ये इश्क ना होता। जी हाँ, मेरे हिस्से में इंतज़ार के पल बढ़ते ही जा रहे थे। दिन अब महीनों में बदल चुका था, पर दीदी के देवर थे कि उन्हें हम पर तरसी नहीं आती थी। इतना तो हम भारतीय पाकिस्तान के दुख देखकर पिघल जाते हैं, पर ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है, जरा भी परवाह नहीं। अब हमारा पैर भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। हमने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। अर्णव के बारे में जब पता चला कि वो जेल में है तो दिल को बड़ा सुकून मिला। आखिरकार हमसे टकराने की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। वैसे सज़ा तो हमें भी मिल रही थी, पर हम आज तक अपनी गलती समझ नहीं पाए थे। शायद दीदी के देवर का दर्द भी हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए आज खुद इस दर्द से तड़प रहे थे।
फरवरी भी अगस्त हो चुका था। रक्षाबंधन में दीदी का घर आना हुआ। दीदी पूरे 2 महीनों के लिए आई थी। मैं बहुत खुश थी कि दीदी के बहाने तो कम से कम उनसे थोड़ी बहुत बात कर ही लूँगी। जीजा जी शाम को आने वाले थे। पता चला अपनी बहन के घर राखी बंधवाने गए हुए हैं। तो हमने पूछ लिया कि बस जीजा जी गए, क्या तुम्हारे देवर राखी नहीं बंधवाएंगे अपनी बहन से? अचानक दीदी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। सबने पूछा तो बातों बातों में पता चला कि दीदी के देवर जीजा जी के बुआ के लड़के हैं। मतलब कि जीजा जी और उनके भाई दोनों अपने भाई नहीं है। बचपन में उनके जन्म के बाद ही बुआ जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली। नई आई माँ इन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। साल भर तो जैसे तैसे कट गया, किंतु जैसे उनका खुद का बच्चा हुआ उन्होंने इनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि बात बात पर इन्हें मारना पीटना शुरू कर देती थी। साथ ही वो इन्हें रूम में भी घंटों बंद कर देती थी। उनके पिताजी भी इनकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देते थे। एक बार जब जीजा जी के पिताजी वहाँ गए, उन्होंने बुआ के बच्चे को देखा। उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और उसी वक्त उन्होंने इन्हें यानी कि दीदी के देवर को अपने साथ लाने का फैसला कर लिया और अपने साथ यहाँ ले आए। फूफा जी पर केस मुकदमा सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपनी आधी संपत्ति अपने बच्चे यानी कि दीदी के देवर के नाम कर दी। तब से लेकर आज तक वो इन्हीं के साथ रहते हैं। दीदी ने बताया कि कभी लगता ही नहीं है कि तीनों भाई बहनों में कुछ कमी है या कोई अंतर है। लखनऊ में इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जहां इनकी दीदी की बुआ जी की शादी हुई थी, जिसकी देख रेख भी जीजा जी ही करते हैं। बस जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद ये देखेंगे अपनी संपत्ति। पता नहीं क्यों ये कहानी सुनने के बाद हमारी सहानुभूति दीदी के देवर के साथ और बढ़ गई। ऐसा लगा मानो मैंने कोई 90 के दशक की फिल्म की कहानी सुनी। हालांकि इतने दयालु तो हम है ही नहीं, पर क्या बताएं, हमारा दिल मोम का है, बड़ी जल्दी पिघल जाता है। और ऐसे ही एक दिन दीदी अपने देवर को वीडियो कॉल कर रही थी तो हम भी पास ही खड़े थे। सोचा शायद हमारे बारे में पूछेंगे, या ना भी पूछे तो आज हम खुद ही बात कर लेंगे। पर नहीं, शायद उनकी नाराज़गी हमको लेकर ज़्यादा थी, या हो सकता है अर्णव की वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा हो। दीदी उनसे बातें कर ही रही थी। हम पीछे होकर खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, जिसमें वो बिल्कुल दिल टूटे आशिक की तरह लग रहे थे, दिल जले मूवी के अजय देवगन की तरह। हमने उन्हें छेड़ने के लिए और खुद कन्फर्म करने के लिए कहा, क्या दीदी तुम्हारे देवर ने वहाँ किसी से दिल लगा लिया क्या, जो मजनू बने घूम रहे हैं? फिर क्या था? जैसे उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, बस दीदी को कहा कि भाभी अब हम रखते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फालतू मतलब हम फालतू, हमारी बातें फालतू। हे भगवान, अब और क्या क्या दिखाएगा तू मुझे प्रेम की दीवानी बनाकर। दीदी ने भी मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया और बोली, बहुत शौक़ है ना तुझे मजाक करने का, जितना नॉर्मल ये तेरे साथ रहते हैं आज तक हमने किसी के साथ नहीं देखा। गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है, पर पता नहीं क्यों जब भी तेरी बात आती थी कितने अच्छे से बिहेव करते थे तुमसे, और तू है कि भाव खाते रहती थी। अपने आप को बुंदेलखंड की राजकुमारी समझती है ना, तो अब क्यों बात करना चाहती है उनसे? दूर चले गए तुझसे, खुश रह अब, कहकर दीदी ने मेरी सुनी आंखों में झांका। फिर क्या था, मैंने रोते रोते दीदी को सारी बात बता दी। दीदी बोली, तू चिंता मत कर, मैं उनसे बात करूँगी। नवंबर में एग्ज़ाम के बाद छठ से पहले वो आ जाएंगे, मैं उन्हें बुला लूँगी। फिर तू उनसे माफ़ी मांग लेना और अपने दिल की बात कह देना। दिल के बुरे नहीं है वो, बस कड़वाहट बहुत है उनकी ज़िंदगी में, तू उसे और मत बढ़ा। जानती है तू जब हॉस्पिटल में थी कितने परेशान रहते थे तुझे लेकर, पर तुझे डिस्चार्ज करवा कर वो जब घर लेकर आई तब से खामोश हो गए। फिर बोले, भाभी यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे पटना जाने दीजिए, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और पता है साथ में ये भी कहा कि अब आऊँगा तभी जब मुझे ये शहर बुलाएगा। मैं दीदी के कहने का मतलब समझ चुकी थी। 2 महीने दीदी के साथ कैसे हंसते खेलते गुजरे पता ही नहीं चला। अब दीदी को वापस भी जाना था। 1 महीने मात्र बचे थे दीदी के देवर को आने में। 8 नवंबर को उनका एग्ज़ाम था और 15 नवंबर से छठ पूजा शुरू हो रही थी। इसका मतलब था कि वो छठ पूजा में आने वाले थे, क्योंकि दीदी भी इस बार यहीं से छठ करने वाली थी। इस बार हमने सोच लिया था कि हम अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांग लेंगे।
हाँ ठीक है, हमें जीतना पसंद है सिकंदर की तरह, पर सिकंदर भी तो जीत करके पोरस के आगे हार गया था। हम भी वही कर लेंगे। हमने भी ठान लिया था कि अब जब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे हम भी उनसे बात नहीं करेंगे। जहाँ 4-4 महीने गुजार लिए वहाँ 2 महीने और सही। कहते हैं ना, जो मज़ा इंतज़ार में है वो इकरार में कहा। पर क्या बताएं अपने दिल की हालत हम। अक्सर उनका स्टेटस देखा करते, डीपी देखा करते, पर हर स्टेटस हर डीपी में सिवाय उनकी फ़ोटो के दुनिया जहान का सब कुछ होता है। और ऐसा लगता है जैसे सारी बातें हमें ही दिखाने के लिए लगाई गई हो। बहुत खूबसूरत होती है एक तरफ़ा मोहब्बत, ना शिकायत होती है ना कोई बेवफाई। आज तो सुबह ही हम पर मानो बाहर आई हुई थी। नज़रें दरवाजे पर और दिल साथ में आसमान पर था। क्यों? अरे भाई क्यों? क्या आज दीदी के देवर आने वाले थे? हमने सुबह से 10 कपड़े पहनकर उतार दिए थे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दिल तो दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पर प्यार क्या कीजिए। तेरे बिना अब ना लगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ऐसे कितने ही गाने थे जो आज हम सुबह से गुनगुना रहे थे। आज दीदी के देवर को आना था और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मलिका ए ज़मानी है, हुस्न की मलिका, और हो भी क्यों ना। आज सारे जहाँ का नूर जो हम पर आ गया था। बहुत काटते छाटते हमने अपने लिए एक ड्रेस पसंद की और उसे पहनकर तैयार हो गए। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हम देवदास की पारो है, अभी हाथ पर दिया लेकर बस गाना शुरू कर दे। सिलसिलाए चाहत का ना हमने बुझने दिया ओ पिया, पर हमें अच्छी तरह से याद था कि हमारे पिता श्री औरंगजेब से कम नहीं है। अगर हमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो शाहजहाँ की तरह हमारी आंखें भी फुड़वा देंगे और हमारी जुबान भी कटवा देंगे। तो पूरा दिन हम यहाँ वहाँ भटकते रहे। आज सब कुछ हमें हसीन लग रहा था। ये हवाएं, ये फिजाएं, सब में सपनों के रंग घुल गए थे। शाम को जब सब लोग नदी घाट गए और घाट से लौटकर आंगन में सूप और दोरा सजा करके वहाँ पर दिया जला दिया। दिया जलाकर हम घर के अंदर आ गए। तभी दीदी दौड़ी दौड़ी अंदर आई और बोली, तेरे जीजाजी उन्हें लेने गए हैं। हमने मासूम और भोले बनकर कहा, उन्हें किन्हें, कोई आने वाला है क्या? दीदी बोली, तुम्हारी यही शान पट्टी हमें समझ नहीं आती। जब वो यहाँ नहीं थे तो बेसब्र होकर मरी जा रही थी, और आज जब जान हो रही है कि उन्हें आना है तो जानबूझकर अनजान बन रही हो क्या? फिर से एक लंबे वनवास में जाना है? क्यों उन्हें नाराज़ कर रही हो? इतने दिनों बाद तो बेचारा आ रहा है, क्या अच्छे से बात नहीं कर सकती तुम? अभी बेचारी दीदी को हम कैसे समझाते कि दीदी बात की छोड़ो, हम तो बात, मुलाकात, इजहार, इकरार सब कुछ करने को तैयार है, पर तुम्हारा कमबख्त देवर आए तो सही। आज हमने अपनी सहेलियों को भी बुला रखा था। हमारी 2 सहेलियाँ सीता और गीता रात को हमारे घर ही रुकने वाली थी। सहेलियाँ ना हुई पहरेदार हो गई। हम नहीं चाहते थे कि कल को हमें सत्ता मिले, मतलब हमारी शादी हो तो ये विद्रोह कर दे। इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे थे। सबका साथ, सबका विकास। रात लगभग 9 बजे के करीब दीदी के देवर आ गए। हमारे दिल में हार्ट अटैक के मरीज की तरह दर्द उभरा। वो अंदर आए, गुमसुम से मानो कहीं गुम हो। फिर फ्रेश हुए, कुछ देर पापा के साथ बैठे, फिर मम्मी से बात करने लगे। जब वो आंगन में मम्मी से बातें कर रहे थे, हम छत पर उन्हें देख रहे थे और गुनगुना रहे थे, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। बात करने के बाद वो गेस्ट रूम की ओर चले गए। वही उन्हें खाना खाना था। तब तक मैं नीचे आई और दिए में बत्ती करने लगी। तभी मम्मी बोली, बेचारे कितने दिनों बाद घर आए हैं, उन्हें परेशान मत करना और अच्छे से खाना खिला देना। कितने अच्छे हैं दामाद जी के भाई। मम्मी ने फिर से अपना पुराना राग अलापा और हमारे मुंह से निकल गया, तो दामाद बना लो। पर सच कहे तो इस बार ये बात सिर्फ मुंह से नहीं निकला था, बल्कि हमारे दिल से निकला था। मम्मी बोली, इस बार तूने कोई बदमाशी की तो ठीक नहीं होगा, हम अंदर नहीं आ सकते, पर तेरी हरकतों पर नज़र है हमारी। हमने मम्मी को कहा, ज़्यादा जगह जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ बैठो और अपने दिए का ध्यान रखो। हम सबको खाना खिलाकर आते हैं। पापा, जीजा जी और दीदी के देवर एक साथ खाना खाने लगे। मैं खाना निकाल रही थी और दीदी सबको खाना परोस रही थी। मैंने यही कोशिश की थी कि मैं दीदी के देवर के सामने ना जाऊं। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक वो हमसे दूर रह सकते हैं। अगर उसमें इतना पेशेंस है तो हम भी कम धैर्यवान नहीं थे। और आज ये परीक्षा तो लंबी चलने वाली थी। सो खाना खाने के बाद
पापा जीजा जी सोने चले गए और दीदी के देवर बैठकर मम्मी से बातें करने लगे। छठ पूजा का एक नियम होता है कि जो भी व्रती रात के अर्घ्य के बाद घर वापस आते हैं वो रात भर घर के आंगन में बैठते हैं, खुले आसमान के नीचे तिरपाल वगैरह डालकर, और रात भर सूप के आगे घी का दीपक जलता रहता है जो कि सुबह अर्घ्य तक जलता है। तो जब भी हमारे घर में छठ होता है तो ये सबको जिम्मेदारी दी जाती है कि सब लोग 2-2 घंटे बैठकर दिए की देखभाल करेंगे, यानी कि वो दिया बुझना नहीं चाहिए। तो पापा ये कहकर सो गए कि 2-3 घंटे बाद हम उन्हें जगा दें। तब तक मम्मी और दीदी जगी हुई थी। हम अंदर घर के काम करने लगे। तभी दीदी ने हमारी सहेलियों को कहा, जाओ जाकर 2 कप चाय बना दो। जैसे ही सीता गीता ने हमें आकर कहा कि दीदी ने चाय बनाने के लिए कहा है, हमारे दिमाग की बत्ती जल गई और हमने कहा, ये हुई ना बात। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हमने चाय बनाई, दीदी के लिए अलग और उनके देवर के लिए अलग स्पेशल चाय। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी स्पेशल चाय कैसी होती है। जी हाँ, दीदी की चाय जहाँ बहुत अच्छी थी, वही देवर जी की चाय में हमने फिर से नमक मिला दिया था। ना 1-2 चम्मच नहीं, पूरे के पूरे 5 चम्मच। आखिर हम इतनी आसानी से सुधरने वालों में से कहाँ थे। सो हमने चाय भिजवा दिया। हमने क्यों किया ऐसा चेक करने के लिए, क्या उनका प्यार और क्या। उसके बाद दीदी ने मज़े से चाय पिया और मज़े की बात तो ये थी कि दीदी के देवर ने भी मज़े से चाय पी लिया। उसके बाद जब मम्मी सो गई तो दीदी ने सीता को वहीं रोक लिया और गीता को बोली, तुम इन्हें लेकर अंदर चले जाओ और उससे कहना कि दीदी इनके सोने की व्यवस्था करने को कहा है, और उसके बाद यहाँ मेरे पास आ जाना। हमें साथ में दिया देखना है और गीत भी गाना है। अगर आप देखें तो नवरात्रि के गाने की तरह छठ पूजा के स्पेशल गीत होते हैं, बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाले। कभी सुनकर ज़रूर देखिएगा छठ पूजा के गीत। अगर खो नहीं गए तो कहिएगा। हम किचन में काम कर रहे थे, तभी गीता आकर बोली, दीदी ने तुझे महाराज यानी कि दीदी के देवर के सोने की व्यवस्था करने को कहा, पर हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। दीदी शायद तुम दोनों को बात कराने का मौका देना चाहती है। हमने कहा, दाल में काला कुछ नहीं है, जीरा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। खर्च हो गया तो आशिकों पर क्या खर्च करोगी। हम कमरे में जा रहे हैं, तुम उन्हें अपने साथ अंदर ले आना। गीता ने वैसे ही किया। हम कमरे के अंदर चले गए और लाइट ऑफ कर दी। गीता दीदी के देवर को ले आई और कमरे के पास छोड़कर बोली, आप अंदर जाकर सो सकते हैं, आपको इसी में आराम करना है। खड़ूस कहीं के चले आए अंदर आराम से, पर भगवान जाने मुस्कुरा क्यों रहे थे। अंदर आते उन्होंने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन की। जैसे उन्होंने लाइट ऑन की, बेड पर हमें बैठा देखकर सकपका गए और दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम झट से बेड से कूदे और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। कूदने में तो हमारा एक्सपीरियंस बंदरों से भी ज़्यादा है, बचपन से यही तो करते रहे हैं। उन्होंने गुस्से से हमारी तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हमने भी बदले में सवाल की तरह सवाल नहीं, सवाल के बदले इल्ज़ाम लगाया। यही तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, उन्होंने तपाक से कहा। अच्छा, तो क्या हम आपकी नई नवेली दुल्हन है जो आप चले आए हमारे कमरे में सोने मुंह उठाकर। हमने भी चटाक से कहा। उन्होंने कहा, देखो मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। वो तो भाभी की जिद थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर पता नहीं क्यों अब हमारा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। हमने उनसे कहा, अब और कितना ड्रामा कीजिएगा। मैं कौन सा ड्रामा कर रहा हूँ, उन्होंने कहा। ड्रामा नहीं तो और क्या है। आपको पता भी है कि आज कितने महीनों से आपने हमसे ठीक से बात नहीं की, ना हमारी हाल खबर ली। क्या इसी दिन के लिए मुझे बचाया था। हमने गुस्से में कहा, तुमको नहीं खुद को बचाया था मैंने। उन्होंने हमारी आंखों में देखकर कहा, पर तुम्ही ने कहा था ना कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, ये खुद होता है। जब प्यार होता है तो हवाएं चलने लगती है, मौसम बदल जाता है, फूल खिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। देखो ना, ये सब हमारे साथ तो हुआ है, पर तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तो फिर ऐसे रिश्ते को जोड़े रखने का क्या फ़ायदा। इसमें कोई एहसास ही ना हो। उन्होंने आज हमारी बात हमी को घुमाकर मारी थी। इसे कहते हैं चप्पल भिगोकर मारना। आपको कैसे पता कि ये सब नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे पेशेंस की ऐसी की तैसी हो रही थी। हमारा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्सा ना हुआ, नेताजी का काला धन हो गया। क्यों नहीं पता, अगर ये सब हुआ होता
तो तुम रेस्टोरेंट में उस अर्णव से नहीं मिल रही होती। ये मारा उन्होंने नेहले पर दहला। अच्छा, तो आपको उस बात का गुस्सा है? इस अर्णव ने तो तबाही मचा रखा है। टीवी पर अर्णव गोस्वामी और यहाँ अर्णव कमबख्त। पर मैं आपको साफ कर दूं कि मैं अर्णव से प्यार नहीं करती, और जिससे करती हूँ उसे मुझ पर यकीन नहीं है, कहकर मैंने उनकी आंखों में देखा। अच्छा, कौन है वो? हम भी तो ज़रा जाने कि आखिर मिस एलिजाबेथ को किससे प्यार हुआ है। आपको सच में नहीं पता? मैंने आश्चर्य से कहा। नहीं पता है, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। ठीक है, तो ये लीजिए, कहकर हमने एक सुंदर सा मखमली डिब्बा उनकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? उन्होंने हमसे पूछा। खोल कर देख लीजिए। उन्होंने उस डिब्बे को खोला जिसमें वही लॉकेट था जो उन्होंने हमें दीदी के गोने के समय गिफ्ट की थी। तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? उन्होंने कहा। इसलिए क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि हमें किससे प्यार है, उस दिन ये वापस हमें दे दीजिएगा, हम पहन लेंगे, कहकर हम वही बेड पर बैठ गए। पता नहीं क्यों अचानक हमारी आंखों से गंगा, जमुना, सरस्वती बहने लगी। हम सिर नीचे किए सुबक सुबक कर रोने लगे। तभी हमने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। हम पीछे मुड़े। दीदी के देवर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने गले से अपने सोने की चैन उतारी, उसमें लॉकेट डाला और हमारे बालों को कंधे से एक तरफ हटाया और अपने दोनों हाथों को हमारे गले के आगे करके उन्होंने हमारे गले में वो चैन पहना दिया और हल्की सी एक चपत उन्होंने हमारे गाल पर लगाया और हंसकर बोले, तुम सच में पागल हो। प्यार करोगी, तड़फोगी, पर कहोगी नहीं, और ना ही खुद को ये मानने दोगी कि तुम्हें भी प्यार हो सकता है। पागल कहीं की। खुद को तोप समझती हो, पर हो छोटी सी फुलझड़ी, कहकर उन्होंने हमें जोर से गले लगा लिया और एक प्यार भरा चुंबन हमारे माथे पर अंकित कर दिया। हम उनके गले से लगे हुए सुबकते रहे, पर आज ये फीलिंग अलग सी थी। ऐसा लग रहा था मानो सच में कहीं संगीत बज रहा हो, फूलों की खुशबू आ रही हो और हमारे ऊपर दुनिया भर का नूर बरस रहा हो। समय को रोकना आता तो आज इस हसीन पल को हम यही रोक देते हमेशा के लिए। तभी दीदी दरवाजे पर आई और बोली, अगर तुम दोनों के इकरार और इजहार का समय बीत गया हो तो बाहर आकर थोड़ी दिया देख लो, तो हम लोग सोने जा रहे हैं। कहती हुई दीदी सीता और गीता को लेकर अपने कमरे में चली गई। हम दोनों बाहर आ गए। मैंने दिए में घी डाला और उसकी बाती थोड़ी ऊपर की। मम्मी अभी सो रही थी। हम दोनों वही सूप के पास बैठ गए। वैसे तो हमें शर्माना नहीं आता, पर आज पता नहीं क्यों हम शर्माए जा रहे थे और बार बार हमारे गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। हम जलते हुए दिए को देख रहे थे और दीदी के देवर हमें। रात काफ़ी हो गई थी। हमें थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। हमने दीदी के देवर की तरफ देखा तो उन्होंने हमें हिलाते हुए कहा, अब ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें अपना जैकेट खोलकर पहना दूंगा। अंदर जाओ और शोर लेकर आ जाओ, और हाँ, एक कप अच्छी सी चाय बनाकर भी लाओ। और याद तो है ना, आज से हर सुबह आपकी चाय के साथ ही होगी। हमने मुस्कुराकर दीदी के देवर की ओर देखा और अंदर जाने लगे। दरवाजे पर ही हमें हमारी सहेलियां गीता सीता मिल गई। उन्होंने हमें कोहनी मारी और कहा, हो गई ना तुम इस हरजाई की गुलाम। आज तो हमने एक प्यारी सी सखी से हाथ धो दिया, कहते हुए दोनों खिलखिला पड़ी और साथ में हम भी। आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।